जी कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। हाइब्रिड क्लास में अगर आवाज जा रही है तो एक दफा हाथ उठा के ओके कर दें। आपको भी आवाज नहीं आ रही जी। अब देखिए एंड वाले भाईजान जो सो रहे हैं, आवाज ठीक है? हाइब्रिड में आवाज ठीक है? चलिए, ये हाइब्रिड वाले सोए हुए हैं। अरे भाई हाइब्रिड में आवाज ठीक आ रही है क्या? अच्छा, पीछे वाले को आवाज आ रही है, आगे वाले को आवाज क्यों नहीं आ रही? स्पीकर पीछे लगा क्या? स्पीकर पीछे लगा, आगे लगा? पीछे। अच्छा इशारा कर रहे हैं पीछे लगा, ये हाथ नहीं उठा रहे। चले, आज हम चैप्टर 4 हमने उसके कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए। एक कंसेप्ट रह गया, कौन सा कंसेप्ट? ड्राफ्टिंग ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन। इसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट में जितने अहम एलिमेंट्स थे हमने स्टडी कर लिए। हमने स्टडी कर लिया ऑडिट रिपोर्ट कैसी होती है, उसके अंदर पैराग्राफ कौन कौन से होते हैं, और उसमें जो अहम पैराग्राफ हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया कि ये पैराग्राफ किन सिचुएशंस में आते हैं और कैसे प्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे हमने सीखा कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन कैसे प्रेजेंट किया जाता है, याद है ना आपको? हमने सीखा एम्फेसिस ऑफ मैटर किन सिचुएशंस में आता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है। हमने सीखा अदर मैटर पैराग्राफ किन सिचुएशन में आता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है। हमने सीखा मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ किन सिचुएशन में आएगा, कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। हमने सीखा की ऑडिट मैटर पैराग्राफ किन सर्कमस्टेंसेस में आता है और कैसे प्रेजेंट किया जाता है। क्या ये सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर है? इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं? अच्छा, आपको असाइनमेंट दे दी तकरीबन, अब तो सारे वॉल्यूम 2 ही आपके सिलेबस में शामिल है, और फिर इसके साथ जो आपको असाइनमेंट दी है उसमें, और आपको क्या क्वेश्चंस की डिस्कशन भी मिल गई मैसेज, जिसमें क्वेश्चन नंबर और उसकी डिस्कशन का लिंक दिया गया है, ताकि जैसे ही आपको ये क्वेश्चन करें फौरन बाद उसकी डिस्कशन देख लें कि इसमें हमने एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको अटेम्प्ट किया या कोई कमी बेशी है। अच्छा, आपने तीन बस हो गया कि कुछ और करना। कितनी अच्छी बात की भाई ने। अरे भाई, वो आपके भाई, उधर बाप का भाई मौजूद है, हैं? किस जगह पे रिकॉर्ड हुए इसको छोड़े, किसने रिकॉर्ड करवाया इसके ऊपर फोकस करें, ठीक है? और इसको भी छोड़े, उसमें कहा क्या जा रहा है इसके ऊपर फोकस करें। दाएं बाएं हर चीज देख लिया आपने, बस क्वेश्चन नहीं रह गया होगा। तो आपको क्वेश्चन, और अच्छा 3 दिन दिए गए थे आपको, 3 दिन। अब आप मुझे बताइए कोई एक दिन जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, इनमें जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको डिस्कस करना है। वो मुझे एक दिन बता दीजिए, मैं वो दिन एलोकेट कर लूं, ताकि जूम पे मीटिंग नहीं, फिजिकल क्लास की जूम पे मीटिंग नहीं होती मेरे भाई, नहीं होती। चलिए फ्राइडे का दिन रख लेते हैं, फ्राइडे, ठीक है। चलिए, तो आपने इंश्योर करना है कि फ्राइडे तक आपकी सारी होम असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए, वरना इसके बाद फिर डिस्कशन का टाइम नहीं मिलेगा। चलिए, चैप्टर 4 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर। असल में आपको याद होगा, मैंने आपसे स्टार्ट में ये शेयर किया था कि इस दफ़ा चैप्टर्स कवर करवाने की तरतीब मैं थोड़ी चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि आखिरी जो लास्ट वाले टॉपिक्स होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अहम होते हैं, तो उन तक पहुँचते पहुँचते वो तकरीबन आखिरी महीने में हम पहुँचते हैं लास्ट वाले टॉपिक्स के ऊपर। तो वो टॉपिक्स नॉर्मली स्टूडेंट्स के वीक होते हैं, और ये आप देखेंगे सिर्फ ऑडिट में नहीं है, ये ओवरऑल हर सब्जेक्ट में ऐसे होता है कि जो भी टॉपिक्स आखिरी महीने में कवर करवाए जाते हैं क्लास में, उनको चूंकि स्टूडेंट्स को उनकी प्रैक्टिस करने के लिए, उनको याद करने के लिए कम टाइम मिलता है, और उस वक्त तक दूसरे सब्जेक्ट्स का बर्डन भी ऐड हो चुका होता है, तो नॉर्मली वो टॉपिक्स कंसेप्ट्स वीक होते हैं। और आईकैप की कोशिश होती है कि आइडेंटिफाई करे स्टूडेंट्स के कौन कौन से टॉपिक्स वीक हैं, जो वीक टॉपिक्स हैं उनको एग्जाम में टेस्ट करे। तो होता यह था कि जो आखिरी महीने में हमने टॉपिक्स पढ़े होते थे उसमें समटाइम 45-40 मार्क्स तक के पेपर आ जाता था। तो फिर हमने इस दफा थोड़ी सी स्ट्रेटजी अपनी चेंज की कि बेसिक कंसेप्ट्स को कवर कर लिया पहले, उसके बाद हमने कहा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अहम है, जो पिछले कुछ अटेम्प्ट से जिन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है उनको कवर कर लें। फिर हम चैप्टर 14 पे गए और उससे ऑनवर्ड हमने चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया, ठीक है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको सिक्योर कर लिया। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल तरतीब देखें ना कंसेप्ट्स की, कि प्रैक्टिकली कैसे चलता है, वो तरतीब थोड़ी सी डिफरेंट है। यूँ समझ लीजिए कि अब हम जो ऑडिट जो चैप्टर्स कवर करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकल सीक्वेंस के लिहाज से। प्रैक्टिकली सीक्वेंस क्या होता है प्रोसीजर्स का? सबसे पहले ऑडिटर अपने ऑफिस में बैठा होता है, क्लाइंट की तरफ से कोई प्रपोजल आता है कि सर आप हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कीजिए, हम अपनी एजीएम में आपको अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं, बताइए कि क्या आप भी विलिंग है? जो ऑडिट फर्म है वो वैल्यूएट करती है
क्या हमें इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस इवैल्यूएशन को कहते हैं एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर। ये इवैल्यूएशन बहुत अहम है। ऑडिट रिस्क को प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली नहीं, किताबों में कुछ और लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकली जो हमने सीखा है सीनियर से पार्टनर से, वो ये सीखा है कि ऑडिट रिस्क को कम करने का बेहतरीन तरीका ये है कि ऐसे क्लाइंट को ही एक्सेप्ट ना किया जाए जो हाई रिस्क क्लाइंट है, जिसमें प्रॉब्लम होने का खतरा है। तो आप पहली स्टेज के ऊपर भी ऐसा क्लाइंट जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें रिस्क ज्यादा होगा, प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेंगे, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी डाउटफुल हो सकती है, तो बजाय ये कि बाद में मसले मसाइल के साथ आप हैंडल कर रहे हो, आप पहले ही मसले मसाइल से जान छुड़ा लें, ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट ही ना करें। तो याद रखिए हमारा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस फेज जो है ये इंतहाई अहम फेज है, और हर प्रोफेशन में ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किए जाते, ये फेज जो है इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। आप देखेंगे बहुत सी, तकरीबन हर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश यही होती है कि कस्टमर आया ना मेरे पास, वो जैसा कस्टमर है, झूठा है, सच्चा है, ईमानदार है, रिश्वत खाता है, जो मर्जी करता है, मैं इसको सेल कर दूं, अपना जो भी या सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर दूं। लेकिन हमारे ऑडिट प्रोफेशन में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक गलत क्लाइंट जो है जिसकी रेपुटेशन मार्केट में खराब है, अगर हम उसको ऑडिट क्लाइंट एक्सेप्ट करते हैं तो हमारी अपनी रेपुटेशन, सीए फर्म की रेपुटेशन भी इफेक्ट हो जाती है। लोग ये समझना शुरू कर जाते हैं कि देखो ये फ्रॉड लोग थे इस कंपनी की मैनेजमेंट में, डायरेक्टर्स में, इन्होंने इस फर्म को ऑडिटर अपॉइंट किया, लगता है इनके साथ बार्गेनिंग हो गई है, अब ये भी फ्रॉड में हिस्सेदार होंगे और अनमोडिफाइड ओपिनियन देते रहेंगे। अगर मैनेजमेंट की मार्केट में रेपुटेशन अच्छी ना हो और ऐसी सिचुएशन में हम अगर अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दें, हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन फिर भी एक जनरल परसेप्शन पब्लिक की ये होती है कि शायद ऑडिटर के साथ मिल गया। इसलिए पहले नंबर पे हमारी कोशिश होगी कि हम किसी ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट ही ना करें जिसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है। तो ये हम बेसिकली देखते हैं एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस स्टेज के ऊपर। तो प्रैक्टिकली ऑडिट स्टार्ट कहां से होता है? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस स्टेज से। जब हम इवैल्यूएट कर लेते हैं कि हाँ ये क्लाइंट बिल्कुल ठीक है, नीट एंड क्लीन है, हमें इसको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है, तो नेक्स्ट लेवल पे हम ये देखते हैं कि क्या हम इंडिपेंडेंट है इस क्लाइंट से। ये क्लाइंट तो ठीक है, ईमानदार है, लेकिन क्या हम इससे इंडिपेंडेंट है? हमें ये भी तो देखना चाहिए। क्लाइंट अगर ईमानदार है, ऑनेस्ट है, इंटेग्रिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाई रिस्क नहीं है, लेकिन हम इंडिपेंडेंट नहीं है, इस सूरत में तो हम ऑडिट नहीं कर सकेंगे। तो हमने ये देखना है दूसरे नंबर पे कि क्या हम इस क्लाइंट से इंडिपेंडेंट है, और फिर तीसरे नंबर पे अगर हम उससे इंडिपेंडेंट है तो हमने क्या करना है? एंगेजमेंट लेटर एग्री करना है कि भाई आप हमारे साथ टर्म एंड कंडीशन रिटर्न फॉर्म में एग्री कर लो, ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। ये ना बाद में आप समझ रहे हो कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस हमने देनी थी, हालांकि हमने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने थे। तो पहले से एग्री कर ले चीजें। तो 3 स्टेप, बल्कि मुआहदा है, कॉन्ट्रैक्ट है, इसे एंगेजमेंट लेटर कहते हैं, ये एक एग्रीमेंट है। तो 3 बड़े स्टेप्स हैं, एक एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म करना, दूसरा इंडिपेंडेंस को इंश्योर करना, तीसरा एंगेजमेंट लेटर साइन करना। ये 3 काम करने के बाद असल ऑडिट शुरू होता है प्रैक्टिस में। तो ये हमारा समझ लीजिए कि स्टार्टिंग फेज के प्रोसीजर्स हैं। अच्छा मुझे बताइए, किसी भी ऑडिट को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 1 से 4 तक बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए, अब हमने प्रैक्टिकली ऑडिट स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले जैसे ही कोई क्लाइंट हमारे पास आया, हम फौरन उसे कहते हैं आ जाओ भाई, आपका इंतजार कर रहे थे, आ जाओ एग्रीमेंट, नहीं, बल्कि क्या करते हैं? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, फिर इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं पूरा हो रही है कि नहीं, और तीसरा एंगेजमेंट लेटर साइन करते हैं क्लाइंट के साथ। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि जो हम इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि हम क्लाइंट से इंडिपेंडेंट है कि नहीं, इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स 2 जगहों पे लिखी गई हैं। एक कंपनीज एक्ट में जिसे हम कहते हैं लीगल रिक्वायरमेंट्स, और दूसरा कोड ऑफ एथिक्स में जिसे कहते हैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लीगल रिक्वायरमेंट्स में कभी क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स एथिकल रिक्वायरमेंट्स में से हर दफा क्वेश्चन आता है, और इस दफा भी इंशाल्लाह क्वेश्चन कंफर्म में एथिकल रिक्वायरमेंट्स में से आएगा। तो बेसिकली हमारा जो अब नेक्स्ट 3-4 चैप्टर्स हैं उनका ओवरव्यू मैंने आपके सामने रख दिया। ये जो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर है, इसके बारे में स्टडी करेंगे हम चैप्टर 5 में, किसमें क्या काम किए जाते हैं। ये जो इंडिपेंडेंस को इंश्योर करना है, इसमें आगे 2 फर्दर पॉइंट्स हैं, एक है लीगल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू इंडिपेंडेंस और एक है एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू इंडिपेंडेंस। लीगल रिक्वायरमेंट्स का अलग चैप्टर है, चैप्टर 6, जिसमें हम देखेंगे कि कंपनीज एक्ट क्या कहता है ऑडिटर के बारे में। एथिकल रिक्वायरमेंट्स का अलग चैप्टर है, चैप्टर 7, जिसमें हम सीखेंगे कि कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है ऑडिटर की इंडिपेंडेंस के हवाले से। और फिर उसके बाद चैप्टर 8 किस चीज के ऊपर होगा? एंगेजमेंट लेटर के ऊपर। शाबाश, ठीक है। और एंगेजमेंट लेटर साइन होने के बाद अब हम ऑफिशियली क्लाइंट के ऑडिटर अपॉइंट हो गए, और अब हमने इसके बाद जो भी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो करेंगे, जो भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने हैं वो करेंगे, जो भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो करेंगे।
तो क्लियर हो गया पूरा थीम के अगले 4 चैप्टर्स में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं हम। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 5 से। चैप्टर 5 एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन कंसेप्चुअली अहम है, क्योंकि यहीं से हमने डिसीजन करना है कि किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट किया जाए कि ना किया जाए। चैप्टर 5 में जितने भी कंसेप्ट डिस्कस हुए हैं उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, क्या? इवेल्युएट करना है कि हमने इस क्लाइंट को जो हम ऑडिट कराना चाहते हैं इसको एज ऑडिट क्लाइंट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। ठीक, तो हमें सिखाएगा कि आपने किन किन चीजों को कंसीडर करना है, किन किन चीजों को सामने रख के डिसीजन करना है, कब आप किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। छोटे मोटे इश्यूज हर क्लाइंट में होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बड़ा इशू हो तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। बेसिकली चैप्टर ये 2 बड़े कंसेप्ट डिस्कस करता है। पहला एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर्स एंड रिलेटेड थ्रेट्स। रिलेटेड थ्रेट्स ये हम स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर। अच्छा, ये एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस नॉर्मली हम एक फ्रेज के तौर पे यूज करते हैं। जैसे आपको बताया था कि डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू, ये सिंगल फ्रेज के तौर पे इकट्ठे तीनों अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, हालांकि इनका अलग-अलग मतलब भी है। डायरेक्शन का मतलब है काम करने से पहले बताना कि काम कैसे करना है। सुपरविजन का मतलब कोई काम कर रहा हो, जूनियर टीम मेंबर साथ साथ देखना सही हो रहा है। रिव्यू का मतलब है जब काम खत्म हो जाए उसके बाद देखना कि काम ठीक हुआ कि नहीं। और रिव्यू की टर्म के 3 मीनिंग होते हैं हमारे सिलेबस के मुताबिक। एक रिव्यू एंगेजमेंट, एक सिंपल रिव्यू। सिंपल रिव्यू का मतलब क्या है कि सीनियर टीम के अंदर ही सीनियर टीम मेंबर जूनियर के काम को चेक करे, ये रिव्यू है। एक है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के टीम से बाहर कोई बंदा टीम के काम का रिव्यू करे, और एक है रिव्यू एंगेजमेंट। ये एंगेजमेंट ही अलग है जिसमें लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। इसी तरीके से नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ये नॉर्मली इकट्ठा फ्रेज बोला जाता है, हालांकि इनका अलग-अलग मतलब भी है। नेचर का मतलब है 7 में से कौन सा प्रोसीजर, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रीकैलकुलेशन, एक्सटेंशन या एनालिटिकल, कौन सा प्रोसीजर। टाइमिंग का मतलब होता है कि बिफोर ईयर एंड प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं कि आफ्टर ईयर एंड, यानी इंटरम ऑडिट के फाइनल ऑडिट। टाइमिंग का मतलब ये। एक्सटेंट का मतलब है सैंपल साइज कैसा होगा, कम के ज्यादा। तो प्रोसीजर को ये तीनों चीजें इफेक्ट किए, तीनों चीजें देखें प्रोसीजर से रिलेट करिए। नेचर कौन सी टाइप, टाइमिंग किस वक्त प्रोसीजर परफॉर्म, एक्सटेंट किस हद तक प्रोसीजर परफॉर्म करना है। तो ऑडिट में डिफरेंट फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो इकट्ठे हुए, लेकिन उनका अलग-अलग मतलब भी होता है। अलग-अलग मतलब जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं शेयर कर दिया करता हूं। उसी तरीके से यहां पे हम ऑडिट में अक्सर वर्ड यूज करते हैं एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर। इसको आपने सिंगल कंसेप्ट के तौर पे लेना है, हालांकि एक्सेप्टेंस का और कंटिन्यूअस का अलग-अलग मतलब भी है। सिंगल कंसेप्ट के तौर पे क्या लेंगे कि जब कभी किसी ऑडिट एंगेजमेंट को हमने एक्सेप्ट करना है, पहले चेक कर लेना इसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, ये वैल्यूएट करना कि हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, ये कहलाता है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर। इसके जवाब में अगर सारे प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद या तो यस होगा या नो होगा, नो होगा कहानी यहीं खत्म, यस होगा तो कहानी आगे चलेगी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। इसमें लफ्ज एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आप फर्स्ट टाइम इनिशियल ऑडिट कर रहे हैं, और कंटिन्यूअस का मतलब यह है कि पिछले साल भी आपने ऑडिट किया है, अगले साल दोबारा आप ऑडिट करने जा रहे हैं। इस कंटिन्यूअस के लफ्ज से बड़ा अजीब कंसेप्ट हमारे सामने आता है। अगर पिछले साल हमने क्लाइंट को एक्सेप्ट किया और देख लिया उसमें मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी में कोई इशू नहीं है, ओनर्स भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या हमें अगले साल जब उसके लिए रीअपॉइंट हुए हैं, हम नेक्स्ट ईयर के लिए ऑडिटर रीअपॉइंट, क्या दोबारा ये प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए? ये वो कह रहे हैं एक्सेप्टेंस के लिए भी करेंगे, कंटिन्यूअस के लिए भी करेंगे, क्योंकि हो सकता है साल गुजरने के दौरान में कुछ चेंजेस आ जाए, हो सकता है मैनेजमेंट चेंज हो जाए, हो सकता है मैनेजमेंट की इंटेंशन चेंज हो जाए, पहले ऑनेस्ट या ऑनेस्ट नहीं रही, ऐसे भी तो हो सकता है। तो इसीलिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हमें ये कहते हैं कि आपने हर साल रीअसेस करना है इस डिसीजन को कि क्या हमें इस ऑडिट क्लाइंट को ऑडिट करने के लिए एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर जो भी एडमिशन लेने के लिए आया स्टूडेंट बस ये देखा भाई फीस दे सकते हो, आ जाओ एडमिशन ले लो, तुम्हारे लिए बैठे हैं। वो हर स्टूडेंट जो सीरियस है वो भी, जो नॉन सीरियस है वो भी, जिसने पढ़ना है वो भी, और जिसने दूसरों को पढ़ने से रोकना है वो भी एडमिशन लेके बैठा होता है। पढ़ने वाला, ना पढ़ने वाला, शरारतें कर, सारे ऐसे होता ना। हालांकि अगर आप सोचें, अगर ऐसा हो एडमिशन स्टेज, बजाय ये कि क्लास में हम कंट्रोल कर रहे हो कि ना डिस्टर्ब किया कर, ना बोला कर, असाइनमेंट करके आया कर, क्लास में ये हम कंट्रोल कर, इससे ज्यादा बेहतर है कि एडमिशन स्टेज पे ही रिफ्यूज करते हैं। जाओ भाई, पहले तुम्हें 3 अटेम्प्ट दे चुके हो, 4 अटेम्प्ट दे चुके हो, अब तुम आके क्या तंग करोगे, जाओ जितना पढ़ाना था हमने पढ़ा दिया, घर बैठ। या कोई और क्राइटेरिया भी हो सकता है, कोई और क्राइटेरिया भी हो सकता है उसका दोस्त बता दे सर ये पिछले कॉलेज से निकाला गया था, ठीक है, इसीलिए इधर आया। तो अगर ऐसा हो जाए तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो पहली स्टेज पे ही फिल्टर लग जाए। हाँ बिल्कुल, तो पढ़ने वाले तो कोई बात है। अच्छा आगे चलें। तो प्रीलिमिनरी, तो ये है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर। फिर हम सीखेंगे, असल में एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर में हम बहुत से सोर्सेज से एविडेंस लेते हैं
लेकिन जो बेहतरीन सोर्स ऑफ एविडेंस होता है ना इस स्टेज पे, वो होता है प्रीडिसेसर ऑडिटर। समझते किसको कहते हैं? प्रीवियस ऑडिटर को, जिसने पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया होता है, उसको हम कम्युनिकेट करते हैं। और याद रखें, ऑडिटर्स आपस में कंपेटिटर नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपस में कंपेटिटर्स नहीं, बल्कि एक फैमिली की तरह काम करते हैं। उन्हें करना है। तो इसीलिए आपने हैरान नहीं होना कि प्रीडिसेसर ऑडिटर तो उससे हम क्यों पूछ रहे हैं, वो तो यही चाहेगा कि हम क्लाइंट को एक्सेप्ट ना करें, ठीक है, या उसे क्लाइंट पे गुस्सा होगा। नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमेशा जब कभी कोई स्टेटमेंट देते हैं न्यूट्रल होते हैं, बायस होकर स्टेटमेंट नहीं देते। बहरहाल अब चलते हैं एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर की तरफ। लेकिन मैं एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर से पहले आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ब्रॉड लेवल पे कि एक टर्म है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। अच्छा, 3 टर्म्स मैं बोलूंगा, अभी सिर्फ एक टर्म समझाऊंगा, बाकी बाद में, लेकिन तीनों टर्म्स आपके सामने अभी रख रहा हूं ताकि आपको यह पता चल जाए कि तीनों में फर्क है। एक है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, एक है प्री कंडीशन और एक है प्लानिंग एक्टिविटीज। तीनों पी से शुरू होती हैं, इसीलिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, प्री कंडीशंस और एक प्लानिंग, ठीक है। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पहला कंसेप्ट प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। ये प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि एक्चुअली ऑडिट के एक्चुअल प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले परफॉर्म की जाती है। यानी अभी ऑडिटर नहीं है, क्लाइंट नहीं है, अभी तो सिर्फ बातचीत चल रही है। इस स्टेज पे जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। अच्छा, मुझे बता सकते हैं ऑफिशियली ऑडिटर कब ऑडिटर बनता है और क्लाइंट कब क्लाइंट होता है? जिस वक्त में एंगेजमेंट लेटर के ऊपर दोनों पार्टीज ने साइन की है, उस मिनट से पहले वो कुछ भी नहीं है। उस मिनट के बाद एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप उनमें बन गया जिसमें एक ऑडिटर है और दूसरा क्लाइंट। क्लाइंट से मुराद हम ये लेते हैं, लफ्ज क्लाइंट को बात कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। क्लाइंट से मुराद है कि वो कंपनी जिसका हमने ऑडिट करना है, जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना है। और नॉर्मली मैनेजमेंट के तौर पे भी हम ये टर्म यूज करते हैं। जैसे जब हम प्रैक्टिकली ऑडिट करने के लिए जाते थे ना, तो हम एक दूसरे के साथ ऐसे नहीं कहते थे वो मैनेजमेंट ने ये इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दी, सर मैनेजमेंट ये कह रही है कि आपको इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीक, ऐसे मिलकर क्या कहते थे? सर क्लाइंट कह रहा है कि नेक्स्ट वीक में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो क्लाइंट से मुराद कंपनी और उसके अंदर जो भी ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं वो मुराद है। तो क्लाइंट जहां कहीं वर्ड यूज हो आप इससे मुराद मैनेजमेंट ले सकते हैं। तो जब एंगेजमेंट लेटर पे साइन होता है फिर दोनों के दरमियान में ऑफिशियली अपॉइंटमेंट होती है। एंगेजमेंट लेटर से पहले ऑडिटर कुछ प्रोसीजर, साइन करने से पहले ऑडिटर कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करता है, लेकिन याद रखें उन प्रोसीजर्स को हम ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं कहते, उन प्रोसीजर्स को एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर कहते हैं। अब यहां पे आपको हैरान होना चाहिए था, सर आपने तो ये कहा हुआ है ऑडिटर के टोटल प्रोसीजर बाय पर्पस 3 तरह के होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ये एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर टाइप कहां से आ गई? ये बेसिकली ऑडिट प्रोसीजर ने, क्यों? क्योंकि जिस वक्त ऑडिटर ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा था ना, उस वक्त टेक्निकली वो ऑडिटर होता ही नहीं है, ऑडिटर होता ही नहीं है, वो तो सिंपल एक प्रोफेशनल है। तो इसीलिए एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर को हम ऑडिट प्रोसीजर की डेफिनेशन में नहीं लेते। ये वो प्रोसीजर है जो उसका ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का डिसीजन से पहले। तो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज हम कहते हैं ऐसी एक्टिविटीज को जो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में 2 तरह की एक्टिविटीज है। एक एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म करना, और दूसरे नंबर पे, अभी प्री कंडीशन को ना, प्री कंडीशन बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, दूसरे नंबर पे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट साइन करना। टर्म्स ऑफ, यानी प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में ऑडिटर 2 काम करेगा, एक एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म करेगा और इधर से अगर ओके हो जाए तो फिर एग्रीमेंट साइन करेगा, ठीक है, फिर एग्रीमेंट साइन। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर के अंदर ही वो इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट को भी चेक कर लेता है, ठीक है। असल में जो प्री कंडीशन है, प्री कंडीशन, इसमें इंडिपेंडेंस को चेक किया जाता है। तो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ? 2 कह ले या 3 कह ले, 3 कह ले। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का मतलब 3 तरह की एक्टिविटीज, पहला एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर, दूसरा प्री कंडीशंस, तीसरा एंगेजमेंट लेटर। प्री कंडीशन को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया अभी तक, बाकी दोनों कर दिया, लेकिन प्री कंडीशन का मतलब सिर्फ इतना बताया कि इसमें ऑडिटर इंश्योर करता है कि वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है, वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है, ठीक। अब हम प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में, असल में हमारा जो चैप्टर 5
6, 7, 8 है ना, इन सबको कलेक्टिवली हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। इसमें चैप्टर 5 में एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म हो रहे होंगे, 6 और 7 में इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स और 8 में एंगेजमेंट लेटर। अब प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का अगर आपको समझ में आ गया, नाम से जाहिर है वो एक्टिविटीज जो एंगेजमेंट के बहुत ही स्टार्ट में इनिशियल स्टेज पे परफॉर्म की जाती है। इनिशियल, जैसे आपने वो कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले भी कुछ प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, हाँ ठीक है, वो प्री इनकॉर्पोरेशन उसे कुछ टर्म बोला। उसी तरह ऑडिट एंगेजमेंट लेटर साइन होने से पहले भी कुछ प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, जिसे प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज बोला जाता है। ये प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज हमारे किन चैप्टर्स को कवर कर रही हैं? 5, 6, 7, 8। देखिए ये आपके जहन में ये नक्शा इसलिए बना रहा हूं ताकि जब 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 तो आपके जहन में बैकएंड पे हो कि हम किस जगह पे हैं और आगे क्या करने जा रहे हैं। अब आज के लेक्चर में हमने किस चैप्टर के ऊपर फोकस करना है? इसका मतलब है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का सिर्फ एक हिस्सा आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वो कौन सा? एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर्स। अच्छा, एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर में हमने कुछ प्रोसीजर्स पहले परफॉर्म करने हैं। इसे समटाइम कहा जाता है, हाँ एक चीज बता दूं, हमारे एक है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ISAs, जिनमें हमारे प्रोसीजर लिखे हुए हैं कि हमने क्या क्या करना। ठीक, हमारे ऊपर एज ऑडिटर ये ध्यान में रखिएगा, सिर्फ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ISAs अप्लाई नहीं होता है, उसको और रेगुलेशंस भी अप्लाई होती हैं। जैसे कोड ऑफ एथिक्स, वो भी हम पे अप्लाई होता है। जैसे कंपनीज एक्ट, वो भी हम पे अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना, इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स कोड ऑफ एथिक्स में भी लिखी हुई हैं, कंपनीज एक्ट में भी लिखी हुई हैं। तो बाज़ औक़ात शुरू में जब कोई स्टूडेंट सीख रहा होता है ना इस कंसेप्ट्स को, चैप्टर 6 और 7 को, तो वो अक्सर एक सवाल पूछता है, सर हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ये जो सिचुएशंस है इसका आंसर हमने कंपनीज एक्ट के मुताबिक देना है कि कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक? कैसे पता चले? क्योंकि दोनों में इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है। तो बाज़ औक़ात स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है, तो उसका जवाब ये होता है कि भाई रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट को जरा गौर से पढ़ लो। रिक्वायरमेंट के अंदर लिखा होता है। जैसे एक दफा उसने कहा, बताइए स्टैट्यूटरी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के ऊपर कमेंट करें। स्टूडेंट कहने लगा, सर इसको कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक आंसर करना है कि कंपनीज एक्ट के मुताबिक? कंपनीज एक्ट के मुताबिक। जैसे एक जगह कहने लगा कि सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट था, बताइए इस सिचुएशन में कौन कौन से थ्रेट्स अराइज होते हैं? तो थ्रेट का लफ्ज कंपनीज एक्ट में कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं, ये सिर्फ कोड ऑफ एथिक्स में यूज होता है। तो इसे पता चल जाता है। बाज़ औक़ात क्लियरली कह देता है रिक्वायरमेंट में कि कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक आंसर करो, कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के मुताबिक आंसर करो। तो जिस तरह इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स, ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना क्लाइंट से, ये कंपनीज एक्ट में भी है, कोड ऑफ एथिक्स में भी है। उसी तरह एक्सेप्टेंस से रिलेटेड प्रोसीजर्स ये ISAs में भी हैं, कोड ऑफ एथिक्स में भी है। कोड ऑफ एथिक्स में भी है। ISAs क्या कहते हैं? अब ISAs का तरीकाकार होता है सीधा, भाई ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। कोड ऑफ एथिक्स का तरीकाकार होता है सिस्टमैटिक। वो क्या कहता है? कहता है आप मेरे से कोई भी इशू पूछोगे ना, अगर मैं आपको सीधा ये नहीं कहूंगा कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मैं आपसे कहूंगा कि हमारा, अगर आप ये काम करते हैं ना, इसमें ये मसला आ सकता है, हमारे ये प्रिंसिपल वायलेट हो सकते हैं, और ये थ्रेट है, और इसको एड्रेस करने के लिए आपका ये कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। यानी जो कोड ऑफ एथिक्स है वो जब किसी इशू को एड्रेस करता है सिस्टमेटिकली चलता है। वो सीधा ये नहीं बताता कि ये काम करो, वो पहले उसकी रीजनिंग भी डिस्कस करता है, बैकग्राउंड डिस्कस करता है कि अगर ये काम करोगे ना तो ये थ्रेट अराइज होगा। थ्रेट का मतलब समझ लीजिए रिस्क। असल में थ्रेट का मतलब रिस्क नहीं है, असल में थ्रेट का मतलब रिस्क, लेकिन कंसेप्चुअली समझाने के लिए कह रहा हूं कि जब तक हम कोड ऑफ एथिक्स नहीं ना पढ़ते, कोड ऑफ एथिक्स में लफ्ज डिटेल में डिस्कस हुआ है, वहां इसके टेक्निकल मीनिंग आपके साथ शेयर करूंगा। जब तक कोड ऑफ एथिक्स पर नहीं पहुंचते, आपने लफ्ज थ्रेट का क्या मतलब लेना है, रिस्क। तो कोड ऑफ एथिक्स सिस्टमेटिक, ISAs इतना सिस्टमेटिकली नहीं चलते। उनसे पूछे ना, सर हमें क्या करना चाहिए सिचुएशन में, वो कहते हैं ये करो, ये करो, ये करो। कोड ऑफ एथिक्स से पूछे क्या करना चाहिए सिचुएशन में, वो कहता है भाई अगर आपने सही तरीके से एक्शन ना लिया तो ये मसला हो जाएगा, ये मसला हो जाएगा, ये मसला हो जाएगा। पहले हमें डराता है, ये थ्रेट है, ये थ्रेट है, ये थ्रेट है। हम कहते हैं अच्छा फिर क्या करें, फिर कहता है अच्छा ये कर लो, ये कर लो और ये कर लो। तो कोड ISAs का मसला हो सकता है दोनों जगह पे डिस्कस हुआ हो।
ISAs का उसको एड्रेस करने का तरीका कुछ और है, कोड ऑफ एथिक्स का कुछ और है। अब देखिए बेसिक इशू हमारा एक्सेप्टेंस, किसी क्लाइंट को, हमारे सामने क्लाइंट आ बैठा है और हमें कह रहा है हमारा ऑडिट कीजिए, हमने डिसीजन करना है इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करें कि ना करें। क्या हमें इस डिसीजन के बारे में कोई गाइडेंस किताबों में लिखी हुई है हमारी? बिल्कुल लिखी हुई है। अच्छा ISAs में भी लिखी हुई है, कोड ऑफ एथिक्स में भी लिखी हुई है। पहले ISA वाली पढ़ लेते हैं। ISA वाले ये कहते हैं कि आइए हम आपको बताते हैं कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट क्लाइंट। इसको ये भी कहता है कौन से प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट, और ये भी कहता है मैटर्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट। दोनों का मतलब एक ही है। तो जब आपसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में पूछे ना प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट या मैटर्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट, थ्रेट का वर्ड यूज ना करें तो समझ लीजिएगा ये ISAs के प्रोसेस। ISAs क्या कहता है? टू द पॉइंट कहता है चेक करो खुद कंप्यूटर, पहले अपने आप को स्कैन करो खुद कंप्यूटेंट हो गए, फिर क्लाइंट को स्कैन करो क्लाइंट में इंटेग्रिटी है कि नहीं, फिर दोनों को स्कैन करो कि क्या दोनों इंडिपेंडेंट है कि नहीं, फिर देखो कि कोई पास्ट का एक्सपीरियंस आपके पास है उस क्लाइंट का। 4 प्रोसीजर एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। क्लाइंट है, सर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट कर दें। पहले मैंने देखें, सबसे फर्ज कीजिए, अब आपने जवाब उलट ही देना है लेकिन फिर भी मिसाल सामने रखना मेरा कहा। फर्ज कीजिए कि अगर ये मुझसे पूछें कि सर कॉलेज वाले मुझे कहे कि आप टैक्स भी पढ़ाएं, आप टैक्स भी पढ़ाएं, क्या मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? नहीं कर, तो मैं भी नहीं कर रहा। इतना जोर देने की नहीं कर रहा मैं। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूं, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। इससे पहले और सबसे अहम चीज, मैंने अपने रिसोर्सेज भी देखने हैं। एक जगह पे क्वेश्चन उसने पूछा कि एक केस स्टडी में उसने कहा आपके पास एक बैंक आया और उसने कहा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कीजिए। बैंक्स नॉर्मली रिस्की होते हैं आम क्लाइंट की निस्बत, और आपने इससे पहले कभी बैंक का ऑडिट नहीं किया। बताइए क्या आप इस क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? जिन स्टूडेंट ने इसका जवाब नहीं लिखा उन्होंने गलत किया। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहता है पहले आप देखें आप कंपिटेंट है कि नहीं। कंपिटेंस का मतलब क्या है? आपके पास नॉलेज है कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं, स्किल रिसोर्सेज है कि नहीं, और टाइम है कि नहीं। देखिए अगर आपने कभी इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट नहीं किया, बैंक का ऑडिट नहीं किया, म्यूचुअल फंड का ऑडिट नहीं भी किया, कभी ना कभी तो पहली दफा करेंगे, कभी ना कभी तो स्टैंडर्ड ये कहता है अगर आप देखिए अगर आपके पास एज ऑन स्किल्स रिसोर्सेज हैं तो ठीक है आप उसको एक्सेप्ट कर ले। लेकिन आज के दिन में अगर आपके पास स्किल रिसोर्सेज नहीं भी है, आप वैल्यूएट कीजिए क्या आपके पास सफिशिएंट टाइम फ्यूचर में अवेलेबल होगा कि आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस ऑब्टेन कर सकें, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्लाइंट के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करने में टाइम ज्यादा लगता है। अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो फिर आप उस क्लाइंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वरना नहीं। जैसे अगर प्रिंसिपल साहब मुझे कहें भाई आपने टैक्स पढ़ाना है तो, और मुझे कहें भाई कल से पढ़ाना शुरू कर दें, एज चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे क्या कहना चाहिए? सर मैं नहीं पढ़ा सकता, क्यों? मेरे पास कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। तो वो कहेंगे अच्छा जो टैक्स के मशहूर सर अदनान रऊफ है उन्होंने भी तो कभी ना कभी पहली दफा टैक्स पढ़ाया होगा, कैरी दैट। तो मैं कहूंगा सर उन्होंने पहली दफा भी पढ़ाने से पहले तैयारी की होगी, उन्होंने कोई 4, 5, 6 महीने एक सेशन की तैयारी की होगी, फिर उसके बाद एक सेशन का आप सफिशिएंट टाइम मुझे भी दे दें तो मैं इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। फर्स्ट टाइम क्लाइंट आया, क्लाइंट फर्स्ट टाइम आ रहा है और ये कह रहा है कि ये रेंट खत्म होने के 15 दिन के अंदर रिपोर्ट चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? टाइम नहीं है हमारे पास, सफिशिएंट टाइम चाहिए हमें, ठीक है। नॉलेज भी नहीं है, अगर नहीं भी है तो कम से कम सफिशिएंट टाइम क्लाइंट के साथ एग्री करना चाहिए, डेडलाइन। यूएसए का केस था, उनकी एक सेक्टर के 5वीं बड़ी कंपनी थी, उनकी एक सेक्टर की 5वीं बड़ी कंपनी भी ना मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी से बड़ी होगी, भारत तो 5वीं बड़ी कंपनी थी। और उसका जो ऑडिट फर्म में लोग थे ना, ऑडिट फर्म में वो 3 थे, 3 लोगों की टीम ने उस पूरे क्लाइंट का ऑडिट किया और उनकी ब्रांचेस ही पूरे उनके अमेरिका में फैली हुई थी। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या ये 3 लोग जो है ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं? और इन 3 में से भी एक टाइपिस्ट था, उसका काम सिर्फ ये था टाइपिंग वगैरह करना, लेटर वगैरह, उसको ऑडिट का नॉलेज नहीं था। और जो पार्टनर था उसकी उम्र 70+ थी और एक कोई 30 ईयर्स के करीब का। बताइए क्या अच्छा जब उस क्लाइंट में मसले मसाइल सामने आए, जब उधर का जो आई कैप था उसने क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू शुरू किया तो उससे पूछा कि भाई तूने क्यों नहीं ये प्रोसीजर इन्वेंटरी काउंट क्यों नहीं कर सके तुम? ये तो उनके क्लाइंट के 150 वेयर हाउस है, तुमने 3 वेयर हाउस का स्टॉक काउंट करके आ गए हो सिर्फ। ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस थोड़ी है, इसको तो सैम्पलिंग भी नहीं कह सकते, ये तो सैम्पलिंग की भी तो हीन है।
तो कहने लगा सर जी देखें इस उम्र में इतना काम ही हो सकता है, मैंने बड़ी मेहनत की है, जितनी को मेहनत हो सकती थी, लेकिन फिर भी उससे कितनी को मेहनत हो सकती थी, जितनी हो सकती थी उसने उतनी मेहनत कर ली। अब मुझे बताइए क्या बाद में रिव्यू स्टेज पे उसका ये आर्गुमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए कि उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उसके पास टीम नहीं थी, उधर क्या क्या उसको एक लगे, उसने कहा ये एक्सेप्टेंस के वक्त देखना था कि क्लाइंट का बिजनेस कितना है, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, बाद में ये एक्सक्यूज एक्सेप्टेबल नहीं। इसीलिए पहला लेसन हमें ये दे रहे हैं कि आपने जब कभी किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करने से पहले देखना कि आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल है। कॉन्फिडेंस में रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, टाइम भी आ जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स भी है। दूसरे नंबर पे देखो क्या क्लाइंट में इंटेग्रिटी है, क्लाइंट ईमानदार है। देखिए आपको पता है हमने प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं टू एड्रेस रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट, और मिस स्टेटमेंट दो तरह की होती है, एरर और फ्रॉड। दोनों को एड्रेस, दोनों पे रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं ना, लेकिन रिस्क को एड्रेस करना फिर भी निस्बतन आसान होता है, फ्रॉड को एड्रेस करना आसान नहीं होता। इसलिए हम स्टार्ट में ही इवैल्यूएट करें। देखिए क्लाइंट में कॉन्फिडेंस ना हो, क्लाइंट में कॉन्फिडेंस ना हो तो फिर काम चल सकता है, प्रोसीजर बढ़ा देंगे, लेकिन अगर उसमें इंटेग्रिटी ना हो फिर काम नहीं चल सकता, क्योंकि फिर आप प्रोसीजर जितने मर्जी बढ़ा दे स्टिल रिस्क रहेगा कि कहीं ना कहीं उसने फ्रॉड किया। इसलिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने ये नहीं कहा, नोट कीजिए कि क्लाइंट में कॉन्फिडेंस देखो, कहते कॉन्फिडेंस नहीं ना कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास असिस्टेंट आते हैं ना, टीएस आते हैं, वो कहते हैं सर मुझे एक्सेल नहीं चलाने आते, मुझे कोई इतना ज्यादा जो है अकाउंटिंग मेरी स्ट्रांग नहीं है। हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम इसलिए बैठे हैं। हमारी फर्म में कहा जाता था एक मतलब कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं जो कहीं पे लिखे नहीं होते, सीनियर्स से हम सीखते हैं। वो कहते थे फर्म में अगर कोई आया ना आर्टिकल्स के लिए और उसे काम नहीं आता तो ये उसका कसूर नहीं है, ठीक है, ये उसका कसूर। लेकिन अगर वो फर्म से चला गया और उसे काम नहीं आता, ये फर्म का कसूर है, ये फर्म का सिखाने वाले का कसूर है। तो क्लाइंट में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने प्रोसीजर बढ़ा के उसको डील कर सकते हैं। भाई फर्म का काम यही होता है ना, सिखाना है, और किसने घर से सीख के थोड़ी आता है, ठीक है। तो फर्म का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो सीखे। तो हमारे पास जो टीए अगर वो उसको काम नहीं आता, हम कहते हैं नो प्रॉब्लम, हम सिखा देंगे, इसलिए बैठे हैं। लेकिन अगर फर्ज कीजिए पता चले 3-4 टीए जगह पे बैठे थे, मैं वैसे नहीं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, और हर रोज कोई ना कोई किसी का मोबाइल गुम हो जाता है, ठीक है, और किसी का जायज कैश जो है वो अचानक पता चलता है ट्रांसफर हो गया किसी दूसरे के अकाउंट में, तो ये इस तरह के इश्यू जो होते हैं ना, ये कंप्रोमाइज नहीं किए जा सकते। एग्जैक्टली यही कह रहा है आपने ओनर्स की और डायरेक्टर्स की इंटेग्रिटी को देखना है। इंटेग्रिटी पे, कंप्यूटर्स पे इशू एक्सेप्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटेग्रिटी पे इशू है ना, ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करना। आपने सुना होगा मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि जिस तरह की आपके, उसी तरह जो ऑडिट फर्म है ना, ये अपने ऑडिट क्लाइंट से पहचानी जाती है। अगर उसके ऑडिट क्लाइंट्स में ऐसे लोग हैं जो कि इनमें इंटेग्रिटी नहीं है, जिनके मार्केट में रेपुटेशन खराब है, तो फिर ऐसी ऑडिट फर्म की रेपुटेशन भी डाउन हो जाती है। और अच्छी फर्म्स फिर इस तरह के ऑडिट फर्म से अपना ऑडिट नहीं करवाते, क्योंकि शेयर होल्डर कहते हैं कि जी हमने अच्छी फर्म से चाहते हैं कि आप ऑडिट करवाएं, हमें भी तसल्ली हो कि सही काम हुआ है। ऐसी फर्म के पास ना जाएं जिनके पास बारे में ऑलरेडी मशहूर है कि ये 10,000 में ऑडिट बोर्ड दे देते हैं, ऐसी फर्म से। तो इंटेग्रिटी के ऊपर फोकस है। इंटेग्रिटी क्लियर हो गया? इंटेग्रिटी किसकी? ओनर्स की, डायरेक्टर्स की। अब मुझे बताइए, अगर पता चले आपको कि ड्यूरिंग द ईयर नया डायरेक्टर आया, फाइनेंस डायरेक्टर, आपने पूछा सर बड़ी खुशी हुई, आप कैसे आपने ये फैसला किया अपने कैरियर को चेंज करने का? नॉर्मली तो लोग एक जगह पे अगर बैठ जाए तो उनकी कोशिश होती है इधर ही सारी उम्र गुजर जाए। तो डायरेक्टर ने कहा क्या बताऊं, मैं खुद नहीं आना चाहता था, बस उन्होंने निकाल दिया। हमने कहा जी उन्होंने क्या निकाल दिया? डायरेक्टर ने कहा उन्होंने भी नहीं निकालना था, वो सिर्फ ये हुआ कि मैं चोरी कर रहा था, चोरी करता हुआ पकड़ा गया। अब मुझे बताइए, ये इंफॉर्मेशन सारी सुन के आपका रिस्क नो चेंज रिड्यूस हो गया कि इंक्रीज हो गया? इंक्रीज हो। कौन सा रिस्क है, एरर का कि फ्रॉड का? मैनेजमेंट इंटेग्रिटी डाउटफुल है, क्या आप पैसे क्लाइंट को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, बल्कि अगर एक्सेप्ट किया हो तो विड्रॉ कर देंगे, विड्रॉ कर देंगे, क्योंकि अब आपने सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर भी दिए ना, फिर भी आपके जहन में ये बात रहेगी, शक रहेगा कि अगर उस कंपनी में फ्रॉड कर सकते हैं तो इस कंपनी में भी फ्रॉड कर सकता है। तो स्टैंडर्ड ने जोर किसके ऊपर दिया? इंटेग्रिटी के ऊपर। फिर इसके बाद उन्होंने कहा जब आप अपने आप, इसमें कॉन्फिडेंस में हम अपने आप को स्कैन कर रहे हैं, इंटेग्रिटी में क्लाइंट को, और फिर हमने देखना है कि क्या हम लीगल और एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर सकते हैं। अब ये लीगल और एथिकल रिक्वायरमेंट्स दोनों पे अप्लाई हो रही होती हैं, क्लाइंट पे भी, ऑडिटर पे भी। हम ज्यादातर रिक्वायरमेंट्स ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, लेकिन ये दोनों पे अप्लाई हो रही होती है। ये डिटेल में सीखेंगे, इनके ऊपर पूरा चैप्टर है अलग, इसलिए मैं इनके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा। ये हमारा चैप्टर 6 होगा, लीगल रिक्वायरमेंट्स, और एथिकल रिक्वायरमेंट्स 7 है। दोनों अहम है, क्वेश्चन दोनों में आ सकता है, लेकिन रिसेंटली उसका फोकस किस एरिया के ऊपर मिला? एथिक्स के ऊपर। और फिर क्या हमें देखना चाहिए
कि प्रीवियस एंगेजमेंट में कोई सिग्निफिकेंट मैटर अगर अराइज हुआ हो, उसको भी एक्सेप्टेंस के डिसीजन में हमें कंसीडर करना चाहिए, करना चाहिए हमें जी। हमें पता चला कि हमारा जो क्लाइंट है उसमें हमने लिटिगेशन सर्विसेज भी, फर्म आपको पता है नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो उस डायरेक्टर के खिलाफ कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस था जो हमारी फर्म लड़ रही थी। अब उसमें कुछ ऐसा एविडेंस भी आया जिसमें लग रहा था कि डायरेक्टर का कसूर है, लेकिन अदालत ने बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए सजा नहीं दी, लेकिन हमें अंदाजा हो गया कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। अब 2 साल बाद वो डायरेक्टर आके कहता है सर आपने हमें बहुत अच्छी लिटिगेशन सर्विसेज प्रोवाइड की थी, अब ऐसा कीजिए कि आप हमारा ऑडिट भी कर दें। क्या हमें उस क्लाइंट का एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एज ऑडिट क्लाइंट? क्या जो 2 साल पहले 1 साल पहले हमने एंगेजमेंट परफॉर्म की वहां से जो इंफॉर्मेशन मिली उसे आज के एक्सेप्टेंस डिसीजन में कंसीडर करना चाहिए? यस करना चाहिए। यही आपको लास्ट पॉइंट में बता रहा है कि एक्सेप्टेंस एंड कंडीशंस प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए लाजमी नहीं कि आप सिर्फ इसी साल की इसी एंगेजमेंट की इंफॉर्मेशन लें, आपका प्रीवियस कोई पास्ट एक्सपीरियंस भी है ना उस क्लाइंट के साथ, उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। और आपको याद होगा सिमिलर कंसेप्ट हमने एक्सपर्ट वाले में भी पढ़ा था कि एक्सपर्ट को जब वैल्यूएट करते हैं ना तो उसमें आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है अगर उसके साथ कोई, उसको भी कंसीडर करें, वो इंफॉर्मेशन। ये प्रोसीजर हमें कह रहा है स्टैंडर्ड ISAs। अब आते हैं सिमिलर, तकरीबन सिमिलर बात लेकिन एक डिफरेंट स्टाइल के साथ, कोड ऑफ एथिक्स कह रहा है। अब अगर कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना तो आपसे यूं कहेगा कि एक क्लाइंट आया, उसने क्लाइंट आपसे ऑडिट कराना चाह रहा है, आप उसको बताइए एक्सेप्ट करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखेंगे और एक्सेप्ट करते वक्त कौन से थ्रेट अराइज होंगे और इन थ्रेट को एड्रेस करने के लिए क्या सेफगार्ड्स होंगे। ये जो टेक्निकल वर्ड्स है ना, थ्रेट क्या होंगे, सेफगार्ड क्या होंगे, ये कोड ऑफ एथिक्स के टिपिकल वर्ड्स हैं। थ्रेट्स का मतलब है कोड ऑफ एथिक्स हमें मसले का हल बताने से पहले ये बता रहा है अगर मसला हल ना किया तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। डॉक्टर है ना, डॉक्टर उसके पास जाके मेडिसिन, डॉक्टर का ये लो भाई ये 2 गोली सुबह 2 शाम, इसका असर कुछ हो रहा है। स्टैंडर्ड ये कहते हैं 2 गोली सुबह 2 शाम, ISAs ऐसे कहते हैं, कोड ऑफ एथिक्स ऐसे कहता है। इन्होंने पूछा डॉक्टर साहब दवाई, डॉक्टर साहब ने दवाई देने से पहले कहा भाई अगर ये पाबंदी से इस्तेमाल ना करोगे तो 2 महीने के अंदर अंदर तुम तो गए हाँ, तुम्हारे तो हाथ काटने पड़ जाएंगे। ये कोड ऑफ एथिक्स का स्टाइल। पहले थ्रेट बताता है अलर्ट होने के लिए, फिर कहता है लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम बिल्कुल ठीक जगह पे आए हो, बिल्कुल ठीक जगह पे आओ, बस ये 2 गोली सुबह और ये 2 गोली शाम। देखिए इसका इफेक्ट कुछ हो रहा है, ये तरीकाकार कुछ हो रहा है, ठीक है। कुछ डॉक्टर होते हैं ना इस तरह तसल्ली से बताते हैं, कुछ डॉक्टर कहते हैं भाई ये सुबह। तो कोड ऑफ एथिक्स हमें तसल्ली से बताता है कि ये मसला है ना, उसमें ये थ्रेट है, ये मार सकता है, लेकिन प्रॉब्लम की बात नहीं है, परेशान नहीं होना। क्यों? सेफगार्ड भी बता रहा हूं कि इनके ऊपर अमल करोगे तो थ्रेट तुम्हारे खत्म, परेशानियां खत्म। थ्रेट परेशानियां हैं, बुरी बात है, सेफगार्ड अच्छी चीज है, अच्छी वजह। अब आगे चलते हैं। थ्रेट, मुझे बताइए एक्सेप्टेंस के वक्त अगर हम किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हैं, क्या एक्सेप्टेंस के वक्त कोई थ्रेट होते हैं? यस सर, 2 थ्रेट होते हैं। एक होता है थ्रेट टू प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, पूरा नाम प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, इन शॉर्ट कंपिटेंस, थ्रेट टू कंपिटेंस। दूसरा है थ्रेट टू इंटेग्रिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, पूरा नाम इंटेग्रिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, इन शॉर्ट इंटेग्रिटी। थ्रेट टू कंपिटेंस क्या है कि आप किसी ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लेंगे जिसको ऑडिट करने की अहलियत आपके पास नहीं है, आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लें, तो आप कंपिटेंट नहीं है। थ्रेट ऑफ इंटेग्रिटी का मतलब क्या है कि अगर आपने एक्सेप्टेंस के वक्त आपने सही तरीके से प्रोसीजर परफॉर्म ना किया, तसल्ली ना की, तो हो सकता है ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लें जो डिसऑनेस्ट हो, जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, जो इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, चर्च का कारोबार करता हो, ठीक है, जुआ करवाता हो, और जुए में अक्सर ऑडिटर को ही हार जाता है। तो ऐसे क्लाइंट को हमने एक्सेप्ट नहीं करना। अब ये देखिए, ये थ्रेट टू प्रोफेशनल कंपिटेंस का मतलब क्या है और थ्रेट टू इंटेग्रिटी का मतलब क्या है, ये समझ आई बात? अच्छा आप सुने, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। अच्छा, कंपिटेंस के ना डिफरेंट, अगर मैं कहूं प्रैक्टिकल लाइफ जो होती है ना, वो जो किताबों में लिखी हुई उससे बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट। जैसे किताबों में क्या लिखा होता है, क्लाइंट में कंपिटेंस होगी तो ये करना है, नहीं होगी तो ये करना है। प्रैक्टिकली जब हम जाते हैं ना तो क्लाइंट में बाज़ औक़ात कुछ फैक्टर्स प्लस हो रहे होते हैं, कुछ माइनस हो रहे होते हैं। प्रैक्टिकली सिचुएशन ऐसी नहीं होती यस या नो है, प्रैक्टिकली ये ज्यादातर सिचुएशन दरमियान में होती है, कुछ यस कुछ नो, जहां पे हमें जजमेंट अप्लाई करनी पड़ती है। तो यहां पे हमें ये कह रहा है कि आपने जब देखना है आप कंपिटेंट है कि नहीं, तो सिर्फ आपको इवैल्यूएट करने के लिए कुछ फैक्टर्स को सामने रखना पड़ेगा। इन फैक्टर्स को आप कंसीडर करेंगे
ये डिसाइड करने के लिए कि आप कंपिटेंट हैं कि नहीं। इनमें से में भी कुछ फैक्टर यस हो, कुछ फैक्टर नो हो, तो आपने एंड पे अल्टीमेट डिसीजन खुद करना है कि ज्यादा फैक्टर किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपने देखना है क्या हम कंपिटेंट है कि नहीं इस क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए। कैसे पता चलेगा कंपिटेंट है कि नहीं? पहले ये फैक्टर इवैल्यूएट करो, क्या अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट के नेचर के देखो। आपको अगर क्लाइंट की नेचर की अंडरस्टैंडिंग है तो आप कंपिटेंट है, अगर क्लाइंट की नेचर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है आप कंपिटेंट नहीं। आप देखो आपके पास रेलिवेंट इंडस्ट्री का नॉलेज है, अगर रेलिवेंट इंडस्ट्री का नॉलेज है आप कंपिटेंट है, अगर रेलिवेंट इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है कंपिटेंट नहीं। आप देखो एक्सपीरियंस है आपके पास, पास्ट में सिमिलर इंडस्ट्री का सिमिलर क्लाइंट का ऑडिट किया हुआ है तो आपका कंपिटेंस लेवल हाई, नहीं तो लो। क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर देखे अपनी फर्म के, वो क्या कहती है कि जब कभी इनिशियल ऑडिट होगा, फर्स्ट टाइम ऑडिट होगा, तो हमने एक्सेप्ट करने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना है? भाई टीम ज्यादा होनी चाहिए और ज्यादा एक्सपीरियंस लोग होने चाहिए जो अपने आर्टिकल्स के आखिरी साल में हो, अपने आर्टिकल्स के पहले साल वाले को ना लेके जाना, कंपिटेंस लेवल डाउन हो जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हमने कंसीडर करने हैं इवैल्यूएट करने के लिए। किसको इवैल्यूएट करने के लिए? अपनी कंपिटेंस को, अपनी कंपिटेंस को। इसी तरह क्लाइंट की इंटेग्रिटी को भी इवैल्यूएट करना है, क्लाइंट की इंटेग्रिटी को इवैल्यूएट करना है। ये कैसे पता चलेगा क्लाइंट में इंटेग्रिटी है कि नहीं? देखा जाएगा नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट, देखा जाएगा क्या ऑडिटर को क्लाइंट के डायरेक्टर्स की, क्लाइंट के ओनर्स की अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग है। देखिए पाकिस्तान कोई एक मतलब बड़ा कंट्री है कंपैरेटिवली, लेकिन इसमें इतने ज्यादा बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स नहीं है। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग हैं ना जो कि इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहे हैं वो चंद एक है, और नॉर्मली पता होता है कि कौन सी कंपनी को कौन सा ग्रुप कंट्रोल कर रहा है, उस ग्रुप में फैमिली मेंबर में कौन कौन लोग शामिल है, उनकी मार्केट में रेपुटेशन क्या है। लेकिन बाज़ औक़ात फॉरेन कंट्रीज में इसको बाकायदा सर्च करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, वैल्यूएट करना पड़ता है। फिर इसके बाद क्लाइंट्स कमिटमेंट टू एड्रेस इशू, देखा जाता है कि क्लाइंट की मार्केट में कैसी रेपुटेशन है, उसके सामने अगर इश्यूज आए तो वो कैसे एड्रेस करता है। क्या उसके सामने कोई चोरी चिकारी वाले केसेस आए तो इग्नोर कर देता है या उनके ऊपर एक्शन लिए जाते हैं? क्लियर? हमने क्या सीखा? हमने सीखा कोड ऑफ एथिक्स हमें क्या बताता है कि क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले क्या करना है? कंपिटेंस, उनकी इंटेग्रिटी। अगर नहीं करेंगे तो थ्रेट टू कंपिटेंस भी है, थ्रेट टू इंटेग्रिटी भी है। थ्रेट टू कंपिटेंस का मतलब क्या है कि अगर आपने फैक्टर्स को वैल्यूएट ना किया, सेफगार्ड अप्लाई ना किए ना, तो आप ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लेंगे जिनको परफॉर्म करने के लिए आप कंपिटेंट नहीं है। बाद में आपके साथ वही सलूक होगा जो 17 साल वाले बाबे के साथ हुआ। और अगर इंटेग्रिटी को वैल्यूएट नहीं करते क्लाइंट की, तो थ्रेट टू इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? आप ऐसे ऑडिट क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लेंगे जिसकी मैनेजमेंट, जिसके डायरेक्टर, जिसके ओनर्स फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, लॉ की वायलेशन कर रहे होंगे। और जब फ्रॉड सामने आएंगे तो ऑडिटर की रेपुटेशन भी इफेक्ट होती है कि ऑडिटर ने क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया। हालांकि ऑडिटर तो रिजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन गैप की वजह से ऑडिटर की रेपुटेशन भी इफेक्ट हो जाती है मार्केट में। तो थ्रेट टू कंपिटेंस देखना है, थ्रेट टू इंटेग्रिटी। थ्रेट टू कंपिटेंस में हम कैसे वैल्यूएट करते हैं? थ्रेट टू कंपिटेंस, थ्रेट टू कंपिटेंस में हम किन फैक्टर्स को वैल्यूएट करेंगे? कैसे पता चलेगा? अगर ये चीजें मौजूद हैं, ये चीजें मौजूद हैं, आपका कंपिटेंस लेवल हाई, और अगर ये चीजें नहीं है, अगर ये चीजें हैं तो इंटेग्रिटी क्लाइंट मैनेजमेंट की हाई। ऑडिटर जानता है डायरेक्टर में कौन लोग हैं, उनकी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है। क्लाइंट कमिटमेंट है, क्लाइंट के सामने इशू आता है, कहता है सर पक्का वादा आइंदा ये मसला नहीं होगा। कमिटमेंट शो करवाता है आपने टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस, टुवर्ड्स इंप्रूव्ड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। लेकिन अगर उसके सामने अगर कोई इशू लाया जाए, सर लॉ की वायलेशन हो रही है, कहता है देखिए जब बिजनेस तो चल रहा है ना, उसे कहा जाए कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, तो कोई मसला नहीं, कौन सी तबाही हो गई है। इसका मतलब है कि वो तबाही होने का इंतजार कर रहा है। इसका मतलब अगर वो नॉन कंप्लायंस को कंट्रोल नहीं कर रहा तो अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जब कोई रेगुलेटर उसके खिलाफ एक्शन लेके उसका लाइसेंस कैंसिल कर देगा। ये फैक्टर समझ आ गए? कंपिटेंस को देखना है, इंटेग्रिटी को भी देखना चाहिए। कंपिटेंस में कैसे पता चलेगा कंपिटेंस हमारी हाई है कि लो? फैक्टर से। कैसे पता चलेगा इंटेग्रिटी हाई है कि लो? अच्छा आप मुझे ये बताइए, अगर पता चले फर्ज करें कि कंपिटेंस नहीं है, या यूं कह ले कि आपके पास ऐसा क्लाइंट है, आज से पहले आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है उस क्लाइंट को ऑडिट करने का, सेफगार्ड क्या होंगे? अगर कोई मसला आ भी जाता है कंपिटेंस का, इंटेग्रिटी का, तो उसके सेफगार्ड क्या होंगे?
कंपिटेंस का मतलब, अगर हमारे पास ऐसा क्लाइंट आ गया, हम कंपिटेंट नहीं है उसको ऑडिट करने के लिए, कि हमें स्ट्रेट अवे रिफ्यूज कर देना चाहिए? नहीं, कभी ना कभी तो फर्स्ट टाइम ऑडिट करना ही है उस इंडस्ट्री का। तो स्टैंडर्ड सजेशन कहता है अभी रिफ्यूज ना करें। क्या करें? क्लाइंट के साथ रियलिस्टिक टाइम फ्रेम एग्री करें। रियलिस्टिक टाइम फ्रेम का मतलब क्या है? रीजनेबल टाइम। अगर नॉर्मली 2 महीने में आप ऑडिट करते हैं तो 3 महीने ले लें। असाइन सफिशिएंटली एक्सपीरियंस स्टाफ, सीनियर लोगों को लेके जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है, इनिशियल ऑडिट में रिस्क ज्यादा होता है ना। और अगर जरूरत पड़े तो एक्सपर्ट को भी यूज कर लें, जरूरत पड़े तो। यानी हम कोई खाना खाली नहीं छोड़ना चाह रहे कि हमारा कंपिटेंस अगर नहीं भी है तो हम उसको यहां पे फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्लाइंट में इंटेग्रिटी नहीं है ना, ये फैक्टर्स हमने देखने हैं, ये हमने फैक्टर्स देखने हैं। आपको क्लाइंट की इंटेग्रिटी में ये फैक्टर्स देखने हैं। कैसे पता चलेगा कि ये फैक्टर्स हैं कि नहीं? ये फैक्टर्स देखने हैं। स्टैंडर्ड कहता है, कोड ऑफ एथिक्स कहता है आप प्रीडिसेसर ऑडिटर से पूछ लें, और अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर जवाब ना दे तो डिफरेंट सोर्सेज से पूछ लें। यहां पे अगर आप एक चीज थोड़ा गौर करें ना तो फिर आपको महसूस होगी, यह है थ्रेट टू कॉम्पिटेंस, यह है थ्रेट टू इंटेग्रिटी। क्लियर? थ्रेट टू कॉम्पिटेंस के बाद क्या बता रहा है कि जिनको सामने रख के हम ये डिसाइड करेंगे कॉम्पिटेंस लेवल हाई है कि लो। अगर कॉम्पिटेंस है फौरन एक्सेप्ट कर लें, अगर कॉम्पिटेंस में कोई कमी बेशी है से बात नहीं। क्लियर? ये है इंटेग्रिटी, ये है फैक्टर्स। आगे उसे ये बताना चाहिए था कि अगर इंटेग्रिटी नहीं है तो क्या करें, लेकिन उसने ये नहीं बताया, बल्कि ये बताया कि इस इंटेग्रिटी के फैक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी। आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? अच्छा, क्योंकि इंटेग्रिटी ना होना तो उसका एक ही हल है, क्या? एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना, एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही ना करना। ये कुछ बात समझ आई? तो इसका मतलब ये हुआ एक्सेप्टेंस के वक्त हमने जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम चीज बता रहा हूं। एक्सेप्टेंस के वक्त जो हमने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो 2 जगह पे लिखे हुए हैं, स्टैंडर्ड्स में भी, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में भी, कोड ऑफ एथिक्स में भी। आपने ध्यान से देख लेना है कि वो स्टैंडर्ड में से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोड ऑफ एथिक्स में से। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, व्हाट फैक्टर्स वुड यू कंसीडर बिफोर एक्सेप्टिंग एन ऑडिट क्लाइंट? कौन सा क्वेश्चन है? ISAs का। व्हाट प्रोसीजर, डायरेक्ट प्रोसीजर पूछ रहा है, डायरेक्ट मैटर्स पूछ रहा है। और अगर आपसे पूछेगा कि while accepting an audit client, what threats could arise at acceptance stage? What safeguards would you perform to address those threats? जहां कहीं थ्रेट और सेफगार्ड का लफ्ज आ जाए 100% कंफर्म है, कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है। ये बात आपको एक्सेप्टेंस वाले चैप्टर में भी बता रहा हूं, लेकिन असल में ये बात आपके काम आएगी जब इंडिपेंडेंस की केस स्टडी सॉल्व करेंगे। उसमें आप पूछेंगे सर इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट तो लीगल रिक्वायरमेंट्स में भी है, इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट तो कोड ऑफ एथिक्स में भी है, हमें कैसे पता चले ये केस स्टडी इंडिपेंडेंस लीगल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सॉल्व करनी है कि कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक? रिक्वायरमेंट देख, रिक्वायरमेंट देख। भाई ये थ्रेड क्लियर हो गए? अच्छा चले, ये सारी कहानी हो गई, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। सिर्फ ये छोटा, ये नहीं, ये क्रॉस नहीं बढ़ा रहा, नहीं बढ़ाऊंगा, सिर्फ ये छोटा, ये छोटा। आपने डिसाइड कर लिया कि एक्सेप्ट कर लेना है इस क्लाइंट को, यानी कंपिटेंस भी ओके, इंटेग्रिटी भी ओके, कंपिटेंस भी ओके, इंटेग्रिटी भी ओके। हम कंपिटेंट है, क्लाइंट में इंटेग्रिटी है, दोनों इंडिपेंडेंट है। अच्छा अब क्या करना चाहिए? वो प्रोसीजर बता रहा, कह रहा है अगर आपकी तरफ से यस है ना, ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद या तो आपकी तरफ से यस होगी या नो होगी। नो है तो कहानी यही खत्म, अगर यस है तो अपनी कंसेंट कम्युनिकेट करे क्लाइंट को। किस लिए? ताकि क्लाइंट एजीएम में आपकी अपॉइंटमेंट कर सके। क्लाइंट को कम्युनिकेट करने अपने एक्सेप्ट, किस लिए? एजीएम में अपॉइंटमेंट कर सके। और फिर हमने ये इंश्योर करना है कि एजीएम में प्रीडिसेसर ऑडिटर को रिमूव कर दिया गया है और हमें अपॉइंट कर दिया गया। जब एजीएम में हमें अपॉइंट कर दिया जाए उसके बाद एंगेजमेंट लेटर साइन हो जाएगा, एंगेजमेंट लेटर साइन। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, हमने सीखा क्लाइंट को एक्सेप्ट करने के बाद क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है। क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो 2 जगह पे है, ISAs में, कोड ऑफ एथिक्स में। आपने सबसे पहले क्वेश्चन पहचानना है, ISA का है कि कोड ऑफ एथिक्स का है।
ISS के मुताबिक पूछे, हम कहेंगे हम कॉम्पिटेंस देखेंगे, अपनी क्लाइंट की इंटेग्रिटी देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लीगल एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू इंडिपेंडेंस पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और प्रीवियस इंगेजमेंट के सिग्निफिकेंट मैटर्स को भी कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर वो कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक पूछे तो आपने बताना है कोड ऑफ एथिक्स में हम देखते हैं कि एक्सेप्टेंस के बाद क्या थ्रेट ऑफ कॉम्पिटेंस है, थ्रेट ऑफ इंटेग्रिटी है, थ्रेट ऑफ कॉम्पिटेंस को वैल्यूएट करने के लिए प्रोसीजर है, फिर उसका सेफगार्ड है, थ्रेट ऑफ इंटेग्रिटी को वैल्यूएट करने के लिए फैक्टर्स हैं और उसके सेफगार्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन थ्रेट ऑफ इंटेग्रिटी के सेफगार्ड असल में वो फैक्टर्स की इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी वो लिखे हुए हैं, वरना आपको पता है इंटेग्रिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। और अगर ये प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए ओके है, तो बाद में कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, एक्सेप्टेंस डिसीजन के बाद हमने देखना है कि हमारी लीगल अपॉइंटमेंट ठीक तरीके से हुई हो। और स्टैट्यूटरी ऑर्डर की अपॉइंटमेंट कहां होती है, एजीएम में। कहीं पढ़ा है आपने पहले एजीएम में? भाई कंपनी लॉ में नहीं पढ़ा हुआ कि स्टैट्यूटरी ऑर्डर की अपॉइंटमेंट एजीएम में होती है। तो हमने ये इंश्योर करना है एक्सेप्टेंस प्रोसीजर के बाद कि हमारी अपॉइंटमेंट एजीएम में हो गई हो, पुराने ऑडिटर को निकाल दिया हो, हमें इंक्लूड कर दिया। पुराना ऑडिटर जाएगा तो ही नया आएगा ना, तो ये पुराना ऑडिटर जाता है, नया ऑडिटर आता है, ये सारा काम कहाँ होता है, एजीएम। हमने इंश्योर कर लेना एजीएम। क्लियर? चलिए ये था। अच्छा असाइनमेंट आपने करनी है। असाइनमेंट को थोड़ा चेंज कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, और वॉल्यूम 2 में क्वेश्चन 3 और 5 ही है। वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन यही है, वॉल्यूम 1 में क्वेश्चन 1 और 2 है, क्योंकि वॉल्यूम 2 की जो केस स्टडी दी थी ना मैंने आपको, वो ये इसी से रिलेट कर रही है। क्लियर? कल ये लाजमी करें। और ये असाइनमेंट एडिशनल है वो रिपोर्ट वाली से, रिपोर्ट वाली तो आपकी चलती रहेगी जुम्मे तक, ये वाली भी करनी है, लेकिन ये ज्यादा लंबी चौड़ी असाइनमेंट नहीं है। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।